हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं लेके आया हूँ शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो फ्रेंड्स, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर टीईटी की और साथ ही शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स आपके हैं वहाँ पर ये मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है? यानी कि जो शिक्षा है उसके द्विध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। तो ये किसका है? ये है एडम्स का। ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 2, किसके अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है? यानी कि इसमें 3 ध्रुव होते हैं। ये कहा था आपके जॉन डीवी ने। तो इन्होंने जॉन डीवी के अनुसार कौन कौन से थे आपके? एक थे जो 3 ध्रुव आते हैं इसमें, ये हैं आपके शिक्षक, टीचर, और जो शिक्षार्थी होते हैं यानी कि जो आपके विद्यार्थी होते हैं, और तीसरा है पाठ्यक्रम, जो उनका सिलेबस होता है। तो ये 3 मुख्य घटक यहाँ पर होते हैं। तो जॉन डीवी ने इसे त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा है। प्रश्न संख्या 3, अनुदेशन विद्यार्थियों के किस पक्ष के उद्देश्यों को प्रभावित करता है? जो अनुदेशन होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो कौन से पक्ष को प्रभावित करता है? वो करता है आपके ज्ञानात्मक पक्ष को। प्रश्न संख्या 4, किसका कथन है? देखिए, कई बार कथन भी पूछे जाते हैं। तो सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। तो स्मृति के बारे में ये किसने कहा है कि सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं? ये कहा है वुडवर्थ ने। प्रश्न संख्या 5, किस प्रकार की स्मृति में भूतकालिक अनुभवों का प्रत्यास्मरण करते समय प्रयास की आवश्यकता होती है? तो जो मेमोरी होती है, स्मृति, उसके भी कई प्रकार होते हैं। तो उसमें से कौन सी स्मृति होती है जिसमें जो आपके जो यानी बीते हुए जो अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उसको आपको रिकॉल करते समय यानी कि उन्हें दोबारा याद करते समय कुछ प्रयास करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो ये कौन सी स्मृति की विशेषता है? ये है सक्रिय स्मृति। तो विद्यार्थियों, जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की स्मृति काम आती है, सक्रिय स्मृति, क्योंकि आप वहाँ पर किसी भी टॉपिक को याद करने के लिए क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 6, शिक्षण के कितने चर वेरिएबल्स होते हैं? तो कितने चर होते हैं शिक्षण के? जो टीचिंग होती है इसके होते हैं आपके 3 चर, यानी कि 3 वेरिएबल्स होते हैं इसके। इसका जो पहला है वो होता है स्वतंत्र चर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें आते हैं आपके शिक्षक। दूसरा होता है आश्रित चर। देखिए, वो होता है विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी पूरी तरह से किस पर आश्रित होता है? शिक्षक पर, क्योंकि शिक्षक जो पढ़ाता है वही विद्यार्थी समझता है। और तीसरा होता है हस्तक्षेप चर। हस्तक्षेप चर के अंतर्गत कौन से आते हैं आपके? पाठ्य वस्तु आती है जो पढ़ाना है, शिक्षण विधि और आदि चीज़ें जो भी प्रयोग की जाती हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। प्रश्न संख्या 7, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक माना जाता है। तो देखिए, 3 तरह के जो शिक्षण है उसके स्तर हैं। तो एक है आपका स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर, और तीसरा है आपका चिंतन स्तर। तो उसका जो पहला स्तर है शिक्षण का वो है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। तो इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये माना जाता है हर्बर्ट महोदय को, यानी कि हर्बर्ट को इसका प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 8, हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण को कितने भागों में बांटा है? तो जो हर्बर्ट थे, जिन्हें प्रवर्तक भी माना जाता है स्मृति स्तर के शिक्षण का, तो उन्होंने स्मृति स्तर के शिक्षण को 5 भागों में बांटा है, जिसे हर्बर्ट पंचपद प्रणाली भी कहते हैं। और अगर बात करें जो हर्बर्ट का जो पंचपद प्रणाली है, उसमें कौन कौन से आपके जो पद हैं वो आते हैं? तो पहला जो पद है इसमें 2 भाग हैं। एक है प्रस्तावना और उद्देश्य कथन, जिसे प्रिपरेशन और स्टेटमेंट ऑफ एम कहा जाता है। तो आपने जब भी लेसन प्लान बनाया होगा वहाँ पर इस तरह का आपने देखा होगा। दूसरा आता है विषय प्रवेश, प्रेजेंटेशन। तीसरा आता है आपका तुलना तथा संबंध, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। चौथा है आपका निष्कर्ष, यानी कि जनरलाइजेशन। और लास्ट आता है आपका 5वां जो पद है वो है प्रयोग। तो ये 5 पद प्रणाली है हर्बर्ट की, जो कि स्मृति स्तर के शिक्षण के भाग है। प्रश्न संख्या 9, शिक्षण के कितने स्तर होते हैं?
जरूर जानना चाहिए आपको। तो इसके 3 स्तर होते हैं, एक होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है बोध स्तर जिसे अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बोला जाता है, और तीसरा होता है चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये 3 स्तर होते हैं जिसके अनुसार जो विद्यार्थी है वो सीखता है। प्रश्न संख्या 10, बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? तो बोध स्तर का देखिए, स्मृति स्तर के कौन थे? हर्बर्ट महोदय। तो बोध स्तर के कौन है? जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके जो प्रवर्तक हैं, प्रतिपादन है, वो किया मॉरिसन ने, और इसे मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान की संज्ञा भी दी जाती है। प्रश्न संख्या 11, चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान को किसने प्रतिपादित किया? तो देखिए, तीसरा स्तर क्या है? चिंतन स्तर। ये किया हंट ने, और इसे हंट शिक्षण प्रतिमान भी कहते हैं। तो स्मृति स्तर उसमें थे आपके हर्बर्ट, और बोध स्तर मॉरिसन, और चिंतन स्तर ये थे हंट। तो तीनों आप याद रख लीजिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 12, चिंतन स्तर के शिक्षण के कितने उद्देश्य होते हैं? तो जो चिंतन स्तर होता है उसके शिक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं। ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। प्रश्न संख्या 13, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र की ओर सर्वप्रथम किसने सबका ध्यान आकर्षित किया? तो कौन थे ये थे आपके हर्बर्ट महोदय ही, जिन्होंने चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया। प्रश्न संख्या 14, चिंतन स्तर के शिक्षण में, तो ये जो सबसे उच्च स्तर का जो शिक्षण है चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव जो आपका लेवल होता है, वहाँ पर मूल्यांकन के लिए, यानी कि जो मूल्यांकन होता है बच्चों का, उसके लिए कौन सी परीक्षाएं ली जाती हैं? तो यहाँ पर ली जाती है निबंधात्मक परीक्षाएं। तो देखिए, निबंधात्मक परीक्षाएं क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो उस बारे में सोचता है और अपने विचार लिखता है, यानी कि वो अपने चिंतन स्तर पर सोचकर लिखता है। तो यहाँ पर मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक तभी प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 15, आगमन विधि, जो इसे इंडक्टिव मेथड भी कहा जाता है, क्या है? तो विद्यार्थियों, जो आपकी CTET की परीक्षाएं होती हैं उनमें भी आपने इस तरह के देखे होंगे प्रश्न, आगमन विधि, निगमन विधि से संबंधित। तो देखिए, आगमन विधि क्या होती है? इसमें विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं शुरू में बच्चों को पढ़ाने से पहले, फिर उनका प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है। इसे विशिष्ट से सामान्य की ओर भी कहते हैं। तो देखिए, जैसे व्याकरण में अगर आप विशेषण पढ़ाते हैं, एडजेक्टिव्स पढ़ाते हैं, तो पहले तरह तरह के उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं आप? जनरलाइजेशन करते हैं, और फिर बच्चों से उनका वाक्यों में बच्चों से कहते हैं कि उसमें आप ये चीज़ ढूंढिए विशेषण। तो इस तरह आप व्याकरण में भी इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 16, संप्रेषण। जो संप्रेषण क्या होता है? ये होता है आपका कम्युनिकेशन। संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन। तो जो संप्रेषण चक्र है, कम्युनिकेशन जो साइकिल है, उसमें कितने घटक होते हैं? तो उसमें आपके 4 घटक होते हैं। एक होता है प्रेषक या स्रोत, यानी कि भेजने वाला। दूसरा होता है संदेश, जो संदेश भेजा जाता है। तीसरा होता है संकेत, माध्यम। और चौथा होता है इसमें प्राप्तकर्ता। प्रश्न संख्या 17, कक्षा में संप्रेषण फिर से कम्युनिकेशन के कितने घटक होते हैं? अगर बात करें कक्षा में, अगर कोई कक्षा है जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं, तो कितने वहाँ पर संप्रेषण कम्युनिकेशन के कितने घटक होते हैं? वो होते हैं 3। कौन कौन से? पहला होता है पाठ्य वस्तु, जो आपको पढ़ाना है। दूसरा होता है शिक्षण विधि। तो देखिए, पढ़ाने के लिए आप विभिन्न तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये दूसरा इसका घटक है। और तीसरा है शिक्षण सहायक सामग्री। तो कभी भी जब पढ़ाया जाता है शिक्षक द्वारा, तो तरह तरह की शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि जो TLM होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 घटक हैं आपके कक्षा में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के घटक। प्रश्न संख्या 18, शिक्षण के प्रमुख 2 तत्व कौन से हैं? अगर बात करें शिक्षण के प्रमुख 2 तत्व, तो पहला है पाठ्यवस्तु और दूसरा है संप्रेषण। तो जब आप पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो 2 ही तत्व हैं, पाठ्यवस्तु है और संप्रेषण, यानी आपको जो पढ़ाना है और उसको आपको किस तरह से कम्युनिकेट करना है बच्चों के साथ। प्रश्न संख्या 19, कक्षा में संप्रेषण में 4 प्रक्रियाएं प्रमुख हैं। तो कौन सी 4 प्रक्रियाएं हैं? तो देखिए, इनमें है आपकी पढ़ना, लिखना और बोलना, सुनना। तो ये 4 संप्रेषण की प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें देखा होगा आपने, आप पढ़ाते हैं, आप पढ़ते भी हैं, बच्चे लिखते भी हैं, उसके बाद बोलते भी हैं और बच्चे उसे सुनते हैं।
तो पढ़ना लिखना कौन से संप्रेषण में आता है? मौखिक संप्रेषण में। और बोलना सुनना मुद्रित संप्रेषण में। तो आपने देखिए व्याकरण में आपने संचार माध्यम भी पढ़े होंगे, लिखित उसमें आपने पढ़े होंगे मौखिक और लिखित, तो वैसे ही यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। तो आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, भारतीय शिक्षा शास्त्री B.K. पासी ने कितने शिक्षण कौशल बताए? तो इन्होंने, जो भारतीय शिक्षा शास्त्री थे B.K. पासी, इन्होंने 13 शिक्षण कौशलों के बारे में हमें बताया। तो विद्यार्थियों, ये थे आज के शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 20 प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे और आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो आगे भी मैं इस तरह के प्रश्न उत्तर लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँगा। तो जो भी विद्यार्थी मेरे इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी ही भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।